नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा देश के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है और ये है ऐतिहासिक और प्रसिद्ध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हम आपको बता दें कि ये जो गढ़ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्र हैं सभी पार्टियों के समर्थक हैं और ये जो छात्र हैं न सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं, गहनता के साथ चर्चा करते हैं और तथ्यों के साथ चर्चा करते हैं। और प्रभात साक्षी की टीम यहाँ पर पहुँची है इन छात्रों से बातचीत करने के लिए और बनारस ही नहीं उत्तर प्रदेश तथा देश का चुनावी मिजाज समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देश के विभिन्न कोनों से छात्र आकर पढ़ाई करते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं सभी से। जी भैया, आपका शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम अनिक है। मैं यहाँ पर स्नातक का छात्र हूँ। जी जी, तो आप ये बताइए कि अब आप सब में चर्चा होती होगी, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, छठा जो चरण है उसका मतदान होने वाला है। क्या लग रहा है ओवरऑल आपको, अपना आकलन क्या है? देखिए, युवा तो नाराज़ है सरकार से, मौजूदा सरकार से। रोज़गार के मुद्दे पर युवा नाराज़ है, महंगाई भी काफ़ी बढ़ी हुई है। तो ऐसे में युवा का रुख तो सरकार बदलने की ओर है। युवा नई सरकार चाहता है। इस बार नई सरकार चाहता है। तो आपको लगता है कि जो 10 साल का मोदी जी का कामकाज है वो अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है? मोदी जी ने किए होंगे कुछ काम, मंदिर बनवा दिया, लेकिन मंदिर जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है। आपने रोजगार ही नहीं दिया तो युवा मंदिर जाएगा कैसे? युवा नहीं, कोई भी मंदिर तब जाएगा ना जब उसके पास रोजगार होगा, जाने के लिए उसके पास संसाधन होगा। आपने उस इंसान के पास संसाधन और रोजगार बढ़ाने पर ध्यान तो दिया नहीं है। जी जी। और ख़ासतौर पर अगर हम देखें, ये जो चुनाव है, हम बात करते हैं विकसित भारत की, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो चुनाव में जो मुद्दे हैं, जब चुनाव शुरुआत हुआ था तब लग रहा था कि शायद इस बार जो वाकई में सामयिक मुद्दे हैं उन पर लड़ा जाएगा, लेकिन सामयिक मुद्दे धीरे धीरे साइडलाइन हो गए और फिर वही जातिगत मुद्दे, धर्म के आधार पे मुद्दे और एक दूसरे पर निजी हमले, यही सब हावी रहे। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इस देश में भावना बड़ी चीज़ है जी। और सभी राजनेताओं को पता है कि कैसे हमें उनको अपनी तरफ लाना है। जी तो जातिगत धार्मिक मुद्दे लाना जरूरी था। जी जो मेन मुद्दा था कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जी उसके मामले में चुनाव अब नहीं लड़ा जा सकता है भारत में। इसमें भावना और धर्म, इसी पे एक तरह लड़ा जाएगा, हिंदू मुस्लिम जाति पात यही करके। जी। हम ऐसा ही देखते हैं क्योंकि ये जरूरी है चुनाव के लिए। चुनाव जीतने के लिए जरूरी हो गया है। हाँ, जरूरी हो गया, हथियार है वो। ये अभिशाप है इस देश के लिए। जी, ये अभिशाप है। जी अगर इस देश में सरकार नहीं बदलती है इस बार तो ये देश के लिए अभिशाप है। जी आप देखिए कि हर एक इंडेक्स में सबसे पीछे हम लोग चले गए हैं। आप प्रेफ है ना, आपका 161वां नंबर आता है जी। 180 देशों में। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं बताइए? हंगर इंडेक्स में 111वां नंबर पे आते हैं। पॉल्यूशन में तीसरा नंबर पे आते हैं। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में पहला दूसरा नंबर पे आते हैं। तो जितने बड़े बेकार की जितने रैंकिंग उसमें सबसे आगे हैं और जो बढ़िया रैंकिंग उसमें सबसे पीछे हैं। भुखमरी में सबसे पीछे चले गए हैं। प्रदूषण में सबसे आगे आ गए हैं। तो प्रदूषण की बात नहीं करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट हमारा डिक्लेयर कर दिया, राइट टू इन्वायरमेंटल। हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, कम से कम जीने लायक होना चाहिए। हम क्या छोड़ रहे हैं अपने जनरेशन के लिए? इस सरकार में 10 सालों में सबसे ज़्यादा दोहन हुआ है प्राकृतिक रिसोर्सेज का, सबसे ज़्यादा। तो बताइए कहाँ किसका विकास हो रहा है? 1% लोगों का। क्या 1% लोगों का विकास को हम विकसित देश बना देंगे? क्या ये अभिशाप नहीं है देश के लिए? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप धर्म की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं धर्म बहुत ज़रूरी है, मोबिलाइजेशन और पोलराइजेशन बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। तो फिर ठीक है, आप राजनीतिक रूप से हम ये नहीं करें कि आप डोरमेंट हो गए, आप डेड हो गए हैं, मर गए हैं हम लोग राजनीतिक रूप से। छात्र संघ का हालत देखिए, विश्वविद्यालय में छात्र संघ का गला घोट दिया गया है। किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है छात्र संघ, JNU DU छोड़कर। क्या दोगुनी कर दी गई है? फीस के लिए तो हम लोग सोच भी नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि जो व्यक्ति 5 किलो अनाज मांग रहा है सरकार से, वो 10,000 रुपया के लिए सिर्फ फार्म भरने के लिए 10,000 रुपया खर्चा करके पढ़ने आएगा? एडमिशन छोड़ दीजिए, 10,000 फार्म भरने में लग रहा है। आज यही स्थिति है। कहाँ से वो आज देश के 30% 35% लोग कहाँ से इसको एफर्ट कर पाएंगे? वो सोच भी नहीं सकते कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पे आके देखा जाए कि कैसा है।
नहीं, बिल्कुल शिक्षा महंगी जो है वो एक बड़ा विषय है। इतनी महंगी है कि मतलब इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता है। जो कॉपी मैं 3 साल पहले 10-20 रुपया में खरीदता था, आज परसों खरीदा हूँ 40 रुपया देना पड़ा है। सोचिए कितनी गुनी महंगी हो गई है शिक्षा। कहाँ क्या करेंगे? शिक्षा पाने के बाद रोजगार के लिए अब लड़ रहे हैं। ऐसे ही करते करते बाल उड़ जाएगा, हम लोग ऊपर चले जाएंगे। इन्वायरमेंट छोड़ ही नहीं रहे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति देख ही रहे हैं कितना बदतर हो गई है। इतनी महंगी स्वास्थ्य है, शिक्षा स्वास्थ्य जो एक basic बड़ा मुद्दा चीजें है। हैं, जी। जो बेसिक चीजें इतनी महंगी हो गई और आम आदमी के पहुंच इतना दूर हो गया है कि हमको तो लगता है कि कई सालों लग जाएगा उसको इस गैप को फिल करने में, फिर भी नहीं हो पाए। भाजपा बड़ी कहती है चुनौती है। कि भाजपा कहती है कि वो हिंदुओं के लिए काम कर रही है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अधिकतम छात्र हिंदू हैं। हमारी फीस क्यों बढ़ाई भाई? हम तो हिंदू थे, हमारे साथ अन्याय क्यों किया? आप हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं ना। जी, आपको क्या लगता है जो नई सरकार बनने वाली है उससे क्या अपेक्षाएं रखता है छात्र? देखिए, एक छात्र होने के नाते तो सबसे पहले हम शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार की बात करेंगे कि उन मुद्दों पे सरकार ने क्या किया। देखिए, जैसे मंदिर का मुद्दा है या जो भी धर्म के क्षेत्र में किए गए काम या विकसित भारत बनाने का जो भी काम बताते हैं वो ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमको अंततः शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार पे ही ध्यान देना है। अभी विश्वविद्यालय में आप उस चौराहे पे देख रहे हैं, वहाँ एक धरना चल रहा है छात्रों का। वो धरना सिर्फ इसलिए हो रहा है कि छात्रावास का शुल्क जो है, जो 1680 होता था वो 3375 कर दिया गया। ठीक, विश्वविद्यालय में तमाम ऐसे नियम, तानाशाही फैसले लिए जाते हैं जिनको बदलना संभव ही नहीं है। छात्रों का कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं है, कुलपति छात्रों से कोई संवाद नहीं करते हैं। छात्र अगर धरना देते हैं तो उन पे मुकदमे कर दिए जाते हैं। अब अगर आप यहीं पे विश्वविद्यालय में ही लोकतांत्रिक मांगों को दबाएंगे तो फिर आप देश में कैसे अच्छी सरकार की उम्मीद कर सकते हैं? तो सरकार से मेरी उम्मीद यही रहेगी कि सबसे पहले आप विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारिए। आप बाकी जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन आप सबसे पहले छात्रों की मांगों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है। जी बिल्कुल। और ये एक खास बात है क्योंकि जो छात्र संघ है और हम क्योंकि लोकतंत्र में रहते हैं तो जो बहुत ज़रूरी है कि छात्र संघ के चुनाव हों और छात्रों के प्रतिनिधि भी हों, ताकि वो छात्रों की जो समस्याएं हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष उठा सकें। छात्रों के प्रतिनिधि नहीं होने का कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, ये जब हम छात्र रहे तब हमने भी ये सब चीज़ें झेली हैं। लेकिन अगर हम देखें कुल मिलाकर चुनाव जो है अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 2 चरणों का मतदान बाकी है। सब लोग दावे कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम तो 400 पार जा रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं 140 पर रोक कर दिखाऊंगा इन सबको। क्या लगता है आपको, अपना आकलन क्या, क्योंकि दिन भर आप लोग चुनावी चर्चा करते रहते हैं? देखिए, 400 कोई ऐसा आश्चर्यजनक तो फैक्ट रखा नहीं मोदी जी ने। एनडीए अभी भी अगर आप देखेंगे बाहर से समर्थन वालों को अगर मिला लें तो 400 तक पहुंचते हैं। तो कोई ऐसा आश्चर्यजनक जो लोग कह रहे हैं कि जो है लक्ष्य रख दिया है, ये कर दिया, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल जेन्युइन लक्ष्य है, क्योंकि भाई पिछली बार ही वो 400 के आसपास हैं। वो 350 तो एनडीए ने पिछली बार जीते थे करीब करीब, और 50 मान जो समर्थन जो बाहर से जिन जो सरकार को समर्थन, जैसे बीजेडी हो गया या वाईएसआर कांग्रेस हो गया, ये सब बाहर से समर्थन देते थे। इनका जोड़ लीजिए तो एक तरीके से लब्बो-लुबाब जो है 400 के आसपास तो ऐसे भी पार्टी पहुँचती थी। इस बार जो स्थिति है वो जो चुनाव ऐसा आप खुद ही असेसमेंट करेंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक अलग तरीके की वेव है जो साइलेंटली वोट कर रही है। राशन जो सरकार पहुंचा रही है, निचले स्तर पे जो प्रधानमंत्री आवास से जो आवास मिले हैं, वो सारे फैक्टर ऐसा मिल के काम कर रहे हैं कि इस बार ये जो पिछले बार का प्रदर्शन है ये ऐतिहासिक होगा कि किसी ने जो है अपना रिटेन किया होगा वोट परसेंटेज के भी मामले में और सीटों के भी मामले में। वो रिटेन करके आगे बढ़ेंगे। वो 303 का जो बीजेपी का आंकड़ा है वो आराम से बीजेपी पार कर रही है इस चुनाव में। जी, और एक चीज़ और है कि हम अगर बात करें कांग्रेस के जो न्याय पत्र आया है उसमें वो कह रहे हैं कि पहली नौकरी पक्की, और ख़ासतौर पे युवाओं को नौकरी, शिक्षा और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में सरकारें हैं, दे दें जितने युवा हैं। हिमाचल प्रदेश में तो जो है महीनों से जो है तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, 2-2 3-3 महीने पे तो तनख्वाह दे रहे हैं, तनख्वाह लायक पैसे नहीं है। दे दें हिमाचल के। भाई आप मॉडल प्रस्तुत करेंगे ना, आप मॉडल प्रस्तुत करिए। कर्नाटक में तो आपकी सरकार है, किसने रुका है? आप जो है वहाँ के युवाओं को अगर पहली नौकरी आप कह रहे हैं कि हम देंगे, तो पहले कर्नाटक के लोगों को दे के दिखाए होते। सरकार तो आपकी साल भर से ऊपर है। हिमाचल में भी वही स्थिति है, आपने दिया नहीं दिया।
राजस्थान की स्थिति सबको पता है। राजस्थान में भी आपकी फुल फेज की सरकार थी, आप दिए होते, आप छत्तीसगढ़ में दिए होते। तो ये सब एक तरीके से वो जानते हैं हमारी सरकार नहीं आने वाली है, तो कुछ भी बोल दे रहे हैं, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई अखिलेश यादव अलग से वादा कर दे रहे हैं, ईडी सीबीआई बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस समय तो ब्रह्मा भी ला देंगे कि ठीक है भाई अभी पहले सरकार बनने दो फिर देखा जाएगा। राहुल गांधी ने कहा किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो चुनावी एक तरीके से वो जुमला कह लें या जो भी कह लें कि वो वादा चुनावी था, उसका यथार्थ से कोई वो भी जानते थे कि जो मध्य प्रदेश में अगर हम सरकार में आएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन उन्होंने एक चुनावी में होता है कि भाई आप कह दीजिए, बाद में देखा जाएगा संभव है या असंभव है, तो वो स्थिति थी। पूरी तरह से जो है पूरा चुनाव एक तरफा है, कोई कहीं लड़ाई नहीं है। ये जो लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं, और कुछ खासकर यूट्यूबर्स जो हैं वो लड़ाई पैदा कर रहे हैं, तो उनके पैदा करने से ना पिछली बार 2022 में ही जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने लड़ाई पैदा की थी कि जो है कि अखिलेश यादव की सरकार तीसरे ही चरण में बन गई थी उनके अनुसार, और बनी क्या, स्थिति क्या हुई, वो वही पैदा कर रहे हैं। सरकार जो बन रही है यूट्यूबर्स कुछ खास पार्टियों के जो फंडेड यूट्यूबर्स हैं उन्हीं के यहाँ बन रही है, कुछ नेताओं के ट्विटर अकाउंट पे बन रही है, रैली में बन रही है, बाकी ज़मीन पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। और अभी जैसा भाई ने बात करी कि चुनावी जुमले, और आप देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है, अभी तो लोकसभा के हैं लेकिन कहीं राज्यों के भी होते हैं, तो नेताओं में होड़ लग जाती है लोक लुभावन वादों की। क्या आपको लगता है कि हमारे लोकतंत्र में ऐसी पारदर्शिता होनी चाहिए कि अगर आप ये वादा कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि ये पैसा कहाँ से आएगा, क्या उसके लिए कोई नया कर तो नहीं लादा जाएगा? ये पारदर्शिता होनी चाहिए क्या, कि जो आप वादा कर रहे हैं कहाँ से देंगे? देखिए, वादों के लिए पारदर्शिता में तो हमारे यहाँ जो गृह मंत्री जी हैं वो बोलते हैं कि ये तो जुमला था, हाँ, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, क्या होना चाहिए, क्या कानून होने चाहिए। लेकिन मुझे ये पता है कि इस बार का जो चुनाव होगा उसमें हम वोट देने जाएंगे तो हमारे जहन में पिछले जब से 14 से जो केंद्र में सरकार बनी हुई है उनकी नीतियों का और उनके वादों को जरूर ध्यान में रखेंगे। इन्होंने काला धन लाने के लिए बोला था, बेरोजगारी दूर करने के लिए बोला था, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बताया था कि नहीं अच्छी सुविधाएं हो जाएंगी, बनारस क्योटो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रहेंगी। और इन्होंने जिस तरीके से पूरे देश की जनता को जो एक लाइन में लगाने का काम किया, कोरोना में जो है कि वैक्सीन लगा के मनुष्य को जो जिंदा बम बना दिया है, कब कौन कहाँ फट जाएगा इसका कोई पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इस बार जो है कि वोट होगा। और इसमें मुझे लगता है कि काशी करवट ले रही है, काशी करवट ले रही है। मोदी जी यहाँ से चुनाव हारने जा रहे हैं जी, क्योंकि मैं बता दूं, हमारे बड़े भाई लोग हैं यहाँ पे, सुनिए, नेता नहीं कर पा रहे हैं। इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, सशक्त महिला प्रधानमंत्री रहीं, दो लड़ाई, हाँ, दो लड़ाइयाँ लड़ी, और उनको भी विश्वास और आभास नहीं था कि मैं भी चुनाव से बाहर हो सकती हूँ, हार सकती हूँ। तो ये भ्रम में है लोग, हो सकता है कि एक नई बात और बड़ी बात कही, काशी करवट ले रही है। काशी करवट ले रही है और ले पाएगी या नहीं वो तो खैर 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन जो युवा है और ख़ासतौर पे बीएचयू के हमारे जो साथी हैं वो किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव को देख रहे हैं और वोट करने जा रहे हैं? छात्र हैं तो छात्रों का अपना मुद्दा अलग है, वो जो आम चुनाव से बिल्कुल अलग है। छात्रों में जैसे कि कई समस्याएं, उसमें से मूल समस्याएं शोध छात्रों की हैं कि 2006 से शोध की वृत्ति नहीं हुई है, 8000 है और 18 साल हो गया। 18 साल में आप देखेंगे किसी सरकारी नौकरी करने वाला यहाँ पे जो मनरेगा की भी मजदूरी है उससे अधिक हो गई है। तो ये मूल समस्या है। दूसरी समस्या है कि आज के समय में चपरासियों का संघ है, IAS PCS का संघ है, डॉक्टरों का संघ है, सभी का संघ है, नेताओं का संघ है। एक वंशावली प्रथा चली आ रही है कि किसी भी नेता, एक जाति का नेता है तो उसका बेटा तुरंत नेता हो जाएगा। और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है जो आज़ादी के में भाग लिया था, यहाँ के छात्रों ने भाग लिया था, यहाँ के शिक्षकों ने भाग लिया था। इस विश्वविद्यालय से सैकड़ों नेता गए, दर्जनों ऐसे संसद में गए, वो प्रतिनिधित्व किए, अच्छा किए, क्षेत्र में काम किए। तो यहाँ पे छात्र संघ क्यों नहीं होना चाहिए? अगर यहाँ पे छात्र संघ होता तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा देश का IMS है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सुंदरलाल अस्पताल जो पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, वहाँ से कोई विद्यार्थी सदन में जाता है। हमारे यहाँ IIT है, वहाँ से विद्यार्थी कोई सदन में जाता है। यहाँ
जिस विभाग में फैकल्टी में है वो सबसे बड़ा फैकल्टी है। यहाँ से कोई विद्यार्थी जाता है, हिंदी विभाग है यहाँ का सबसे बड़ा विभाग है पूरे भारत का, मान लें कहा जाए तो उसको ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। वहाँ से जाता सदन में, तो वो जाता तो छात्रों की मुद्दा उठाता। आज़ादी से इस पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ में। 3 विश्वविद्यालय आज़ादी के पहले के हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तब से आज में आबादी कितनी बढ़ी है। तो ये पक्ष हो या विपक्ष हो, तीनों में क्यों नहीं मुद्दा होना चाहिए कि नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए, नया कोर्स शुरू होना चाहिए, वोकेशनल कोर्स शुरू होना चाहिए, उसमें नई नियुक्तियां आनी चाहिए। ये तो हो ही नहीं रहा है। ये बात होनी चाहिए। बिहार हमारे सटा हुआ राज्य बगल में है, वहाँ पे मात्र 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और कितने वहाँ पे छात्र हैं, कितनी आबादी है। तो ये कोई भी सरकार है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको स्पष्ट रूप से मैनिफेस्टो में लाना चाहिए कि हम विश्वविद्यालय खोलेंगे, हम अस्पताल खोलेंगे, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ों से व्यक्ति परेशान है, जो कि बहुत नित्यांत आवश्यक है, जिस पे काम होना चाहिए। तो नहीं हो रहे हैं, तो छात्र उस पर अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कई जगह जो है प्रत्याशी अच्छे हैं तो एनडीए के पक्ष में भी वोट कर रहे हैं, कई जगह प्रत्याशी अगर पैराशूटेड हैं और वंशवाद के चक्कर में हैं तो एनडीए के विपक्ष में भी वोट कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ से बनारस से तो मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं स्पष्ट रूप से, लेकिन अन्य जगहों पे अगर स्थिति अगर वंशावली प्रथा से कोई आया तो उसका विरोध भी है। जी। और इस चुनाव में एक चीज़ खास तौर पे देखने को मिली कि धर्म आधारित आरक्षण का जो मुद्दा है वो काफ़ी प्रमुखता से उठा है, प्रधानमंत्री जी ने भी उठाया। और आपने देखा कि अभी कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक तृणमूल कांग्रेस सरकार का एक आदेश रद्द किया है कि आपने भैया जो मुस्लिमों को ओबीसी सर्टिफिकेट क्यों दे दिए, आप उनका जो हक है वो मार रहे थे। तो आपको लगता है कि जो धर्म आधारित आरक्षण है क्या वो देश में होना चाहिए? नहीं, धर्म आधारित कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक विशेष धर्म वालों का कब्जा है कि कभी वहाँ पे SC ST OBC वालों का आरक्षण क्यों नहीं मिला। धर्म के नाम पर देश में कोई भेदभाव नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। मोदी जी कह भी रहे हैं कि हम लागू करेंगे। और देखिए, हमारा संविधान जब कहता है कि हमको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करना है, तो जी किन्हीं कारणों से किन्हीं जातियों को जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको मिल रहा है, और बाकी धर्म के आधार पर ये जो भेदभाव है ये तो देश को बांटने की साजिश हो रही है ना। ये नहीं होना चाहिए, समाज में वैमनस्य फैलेगा उससे, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। जी। और एक बयान भी आया था खासतौर पे कांग्रेस के घोषणा पत्र को आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये लोग आएंगे तो ये संपत्तियों का सर्वे कराएंगे और उसका फिर वो वितरण करेंगे और ज़्यादा बच्चे वालों में बांट देंगे। आपको लगता है कि ये क्या कुछ चुनाव को एक नई दिशा देगी? ये देखिए, ये ऐसे जो है कि जुमले टाइप के जो वादे होते हैं वो कौन करता है जो पूरा करने की स्थिति नहीं रखता है। जैसे मैं जानूंगा कि मैं कहूँगा कि आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, मैं उस लायक बनूंगा, तो मैं जानता हूँ बनूंगा ही नहीं, तो आपको दूंगा कहाँ से। तो इस तरह के वादे लोक लुभावने होते हैं जो चुनाव के ही मद्देनजर पैदा होते हैं, चुनाव के बाद खत्म हो जाते हैं, इन पर कोई चर्चा नहीं होती है। ये मूर्खतापूर्ण वादे हैं और जनता इन सब चीज़ों को समझती है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देती है। जनता बहुत समझदार हो चुकी है, जनता को पता है कि हमारे मूल जो कि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ही फोकस करना है, विकास पे फोकस करना है, और हमको सब जितने वैमनस्यपूर्ण वादे हैं उन सबसे दूर रह के काम करना है, और जनता इतना जानती है। जी। इस पूरे चुनाव में हम देखें तो प्रधानमंत्री जी पर जो सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है वो इस बात को लेकर हुआ है कि अगर वो तीसरी बार निर्वाचित होते हैं, 400 सीटें ले आते हैं, तो संविधान को और लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे और ये आखिरी चुनाव है। संविधान में संशोधन तो सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी ने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने किया है, मोदी जी भी कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात थोड़े है। संविधान तो कोई ब्रह्मलेख है नहीं कि बदल नहीं सकते हैं। अभी आपने भैया से सवाल किया है कि उन्होंने कहा कि आपके सोना चांदी और ये सब जब्त कर लिए जाएंगे। इसके पहले अभी 2013 तक वक्फ बोर्ड जो था, जहाँ भी अधिग्रहण कर लेता था, जहाँ भी कब्जा कर लेता था, वो चीज़ें वक्फ बोर्ड की हो जाती थी, कोर्ट में नहीं जा सकते थे। शरिया कानून के हिसाब से वो चीज़ें वक्फ बोर्ड की हो गई, इस्लामिक हो गई। ये कौन सा नियम है? हमारे लिए तो सोना भी धरती से निकलता है। हम तो कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से बड़ी हमारे लिए जन्मभूमि है, तो सोना किस ओर की बात करते हैं आप? धरती हमारी अगर लूट ली जाती है तो सोना तो आज नहीं तो कल लूटा ही जाएगा। जनसंख्या की बढ़ोतरी आप देख रहे हैं, 42% जनसंख्या बढ़ गई है, 42%। मुस्लिमों की आबादी जहाँ 42% बढ़ी है, हिंदुओं की आबादी 6% घट गई है। तो आज नहीं तो कल वो जब बहुमत में आएंगे
अपनी सरकार बनाएंगे, या जहाँ पे भी कैराना देख लीजिए, यूपी की बात कर रहा हूँ, कैराना देख लीजिए, मुरादाबाद देख लीजिए, इधर बिहार में देख लीजिए, सारी चीज़ें हैं। बख्तियार खां को आप जानते ही हैं, नालंदा जला दिया। शिक्षा से उनका कुछ लेना देना नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों में आप ये सवाल कर रहे हैं, तो जिनका शिक्षा से नहीं लेना देना है वो लोग जब सत्ता में आएंगे तो यही सब करेंगे। लूटपाट उनका पहले से कानून रहा है शरिया के अंतर्गत। मोदी जी अगर कोई कानून बदल करके और यूनिफॉर्म सिविल कोड या CAA लाते हैं तो कोई बड़ा बात नहीं है। वक्फ बोर्ड अगर जिस हिसाब से धरती अधिग्रहित करता था वैसे सोना भी अधिग्रहित करेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जी, आपको क्या लगता है जो अगर चुनावी माहौल है उसमें हम बात करें, एक तरफ 400 पार का जो सब्जबाग दिखाया जा रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 300 सीटें जीत चुका है, अब 2 चरणों में हम उससे आगे जाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन जो कह रहे हैं 300 सीट से, पिछली बार वो कहाँ खड़े थे? पहले आप देखिए, मतलब आप भी घूम रहे हैं जगह जगह, लोगों से बैठ देख ही रहे होंगे, अब तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। जीत तो रहे नहीं, तो बस ऐसे देर। और 400 पार की जो NDA की बात है, जो मोदी जी कह रहे हैं, चाहे बाकी लोग, पक्का है कि जो 350 से पिछली बार ज़्यादा थे वो 400 पार तो कहेंगे ना। हम पिछली बार 80% पाए थे, तो हम हाई स्कूल में अगर 80 पाए तो इंटर में कहेंगे कि हम 90 प्लस जाएंगे, 92 नंबर पाएंगे, 93 नंबर पाएंगे। तो भाई हम तो कभी भी आगे जाने के लिए सोचेंगे। तो 400 पार कह रहे हैं तो क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? वो अपना देखे होंगे कि हम पिछली बार इतना मेहनत किए तो यहाँ पहुँचे, इस बार इतना मेहनत कर रहे हैं तो 400 पार जा रहे हैं। उनको सोचना चाहिए जो पिछली बार नहीं थे, इस बार ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि हम इतने चरणों में यहाँ पहुँच गए। एक आरोप और लगाया जा रहा है सरकार पर कि ये ED और CBI का दुरुपयोग करती है और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर धावा बोला जाता है। कौन कह रहा है भाई? वो कह रहे हैं जो पहले से करते आए हैं। कैसे पता? जब आपने देखा होगा जब उनकी कांग्रेस की सरकार थी 14 से पहले, तो क्या वो क्या कर रहे थे? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने दुरुपयोग किया, तो उनको लगता है कि दूसरा भी दुरुपयोग कर रहा होगा। उन्होंने देखे होंगे गुजरात में जब भाजपा की सरकार थी तो कितना परेशान किया, अमित शाह को कितना इन लोगों ने प्रताड़ित किया, मोदी जी को प्रताड़ित किया, इन लोगों को स्टेट बैन कर दिया था, आप लोग को पता ही होगा। तो वो लोगों ने पहले से कर चुका, तो उनको लगता है कि सब हमारे ही तरह हैं, मतलब हम कीचड़ में ढेला फेंक रहे हैं तो वो भी वही कर रहे होंगे। उनको ये नहीं लगा, अरे संस्था है, अपना स्वतंत्र कार्य है उसका, वो कर रही है, ED है, CBI है, क्या मतलब इतने पैसे पकड़ा। अभी देखे होंगे एक जूता कारोबारी के पास जो कागज़ पे लिख लिख कर मतलब देता था लोगों को, उसके यहाँ इतने पैसे पकड़े, वो कहाँ से आए? झारखंड में देखे होंगे इंडिया गठबंधन के ही एक नेता के, हाँ, कैश गिनते तो वो लोग तो कहेंगे ना जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो कभी भी आरोप लगाएंगे। वो आरोप इसलिए लगाते हैं कि भाई हमारी बातें कोई पुरानी ना उठा दे, बस सीधी सी बात तो यहाँ यही टिकी हुई है। और उनके पास अब उनका क्या है कि जो रखा हुआ पैसा अब तो धीरे धीरे खर्च हो रहा है, ED CBI पकड़ रही है, तो उनको लग रहा है कि हम भाई खर्च कहाँ करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम ऐसे आराम से जो स्पेशल प्लेन से जा रहे हैं, राजमाता कहा रहे थे हमारी माता जी, हम लोग राज दुलारे थे, वो अब हमारी तो सब खत्म हो रही है। क्योंकि आम जनता अब आ रही है सत्ता में, चाहे मोदी जी हो, सामान्य परिवार से रहे, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी सांसद विधायक उठाकर देख लीजिए आप, तो उनको दिक्कत तो है ना। चाहे NDA गठबंधन के बहुत सारे ऐसे छोटे दल हैं, जैसे उठाकर आप देखेंगे बिहार में नीतीश कुमार हैं, कितने सामान्य परिवार से हैं, या यूपी में अनुप्रिया पटेल हो गई, सब छोटे परिवार के लोग तो ऊपर जा रहे हैं, तो जलन तो उनको होगी ना। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव, वो लोग तो बाप के बनाए हुए पर तो आगे बढ़ रहे हैं, तो जलन तो होगी, बस बात यही है। और अगर हम देखें कि अभी हमने देखा कि अभी जैसे परिवारवाद की बात करी भाई साहब ने, हमने देखा कि रायबरेली में जब सोनिया गांधी जी गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को आप सबको सौंप रही हूँ। तो ये लोकतंत्र में क्या ये संभव है कि कोई किसी की निजी जागीर के तौर पर कोई संसदीय क्षेत्र हो? जैसे लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं तो कभी भी किसी भी समय में कोई क्षेत्र हो या कोई स्थान विशेष हो या कोई भी संसदीय क्षेत्र हो, विधानसभा का क्षेत्र हो, कोई व्यक्तिगत जागीर नहीं हो सकती है। वो लोक और जनमत का होता है। जनमत जिसके पक्ष में जाएगा वो विजेता होगा, वहाँ पर जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। उस दल की स्पष्ट है। आगे आप पूछिए। जी आता हूँ, आप लोगों के पास भी आता हूँ। जी भैया, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, लेकिन सीटें बहुत कम आएंगी। जो आंकड़ा उन्होंने तय किया है 400 पार, वो तो बमुश्किल वो 250 जीत जाए, वही उनके लिए काफ़ी होगा। सरकार बना लेंगे जोड़ तोड़ के, सरकार बना लेंगे, NDA सरकार बना जी बिल्कुल बिल्कुल। जी आपको क्या लगता है, क्या माहौल लग रहा है आपको कि वही जो भाई साहब 250 बता रहे हैं या जो बता रहे हैं 400? 400 का लमसम रहेगा, क्योंकि थोड़ा विपक्ष को अभी मजबूती से और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि विपक्ष अभी उतना मजबूती से आगे नहीं आया है, इसलिए अभी मोदी जी 400 के लमसम रहेंगे। जी
अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि विपक्ष से ये गलती हो गई कि उसको अपना एक पीएम फेस भी सामने रख देना चाहिए था कि लोगों को तय करने में आसानी रहती कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और एक तरफ विपक्ष का ये आदमी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है? जी, इसकी बहुत बड़ी मतलब कमी है विपक्ष के लिए कि उनको अपना पीएम पद का चेहरा आगे रखना चाहिए था। आगे रखना चाहिए। जी हाँ जी जी भैया, अभी चुनाव में आपने देखा कि एक तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र है, दूसरी तरफ कांग्रेस का न्याय पत्र है, दोनों में तमाम तरह के वादे हैं। जनता के मन में क्या है? देखिए, भारत की जनता ने मूड बना लिया है कि पिछले 2 दशक से जिस सत्ताधारी दल का यहाँ पर सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का मन बना लिया। और जो आप संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, तो आप 2014 का संकल्प पत्र देखिए या 2019 का संकल्प पत्र देखिए, तो उन संकल्प पत्रों में जितने भी वादे किए गए थे वो कोई भी वादे धरातल पर सही होते दिखाई दिए नहीं, उतरे नहीं। तो इसलिए पूरे भारत की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार इस सरकार को बदलने जा रही है और एक मुकम्मल सरकार भारत के संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बनने जा रहा है। सर, एक बात है जी, लगातार विपक्ष के लोग या इंडिया गठबंधन के लोग इस बात को कह रहे हैं कि संविधान बेचा जा रहा है, संविधान बचाया, संविधान बचाने की हम वकालत कर रहे हैं, देश बेचा जा रहा है। देश और संविधान कोई खिलौना, कोई वस्तु थोड़े ना है कि बेच दिया जाएगा। चाहे उस ये हमारी जब देश आज़ाद हुई और सैकड़ों और हज़ारों कर कुर्बानियों के बाद ये चीज़ जो तैयार हुआ है वो कोई सामान थोड़े ना कि बाज़ार में बेच दिया जाएगा। तो ये देश है, देश को समझने की ज़रूरत है। और अगर आप राजनेता हैं और राजनीति में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी मांगना चाहते हैं तो देश को, भारतवर्ष को पहले समझने की ज़रूरत है। यदि आप इसको समझेंगे तो बखूबी मैं जानता हूँ कि आप इसकी वकालत करेंगे और आप इसके पक्ष में ही रहेंगे। जी, अच्छा, हाँ जी, अच्छा, अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम देखते हैं कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल ऐसे थे जो कि चुनाव से पहले छिटक कर चले गए, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे और भी कुछ, मैं कई नाम ले सकता हूं। लेकिन आपको लगता है कि जब प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय करने की बात आएगी तो सब लोग आसानी से तय कर लेंगे कौन होगा विपक्ष का उम्मीदवार? देखिए, अब आज के समय में जो राजनीति चल रही है वो बिना चेहरे के संभव नहीं है कि कोई भी सरकार अपनी सरकार बना पाए जी, क्योंकि बिना चेहरे के अच्छे छवि वाले व्यक्ति को बिना देखे जनता पसंद नहीं करेगी। और मोदी जी के चेहरे के सामने इस समय विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जो उनके सामने टिक पाए और उनके जैसे देश का विकास और कार्य कर सके। इस समय विपक्ष ने एक मुद्दा था, इस समय विपक्ष ने एक मुद्दा, डर गए हैं मोदी जी से। विपक्ष ने इस समय एक मुद्दा बनाया हुआ है, डरा दिया। सपने में भी मोदी जी विपक्ष ने, जब बीजेपी फट जाए कोई ठीक नहीं है। बीजेपी जब इस समय 400 का नारा जहां दे रही है तो वहां पे विपक्ष वाले इसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं कि 400 नारा इसलिए 400 सीटें इसलिए मांग रही है, कानून को बदलना चाहते हैं। वो कांग्रेस अपने जैसा समझ रही है कि अभी तक भारतीय संविधान में सर्वाधिक किसी की सरकार में अगर संविधान संशोधन हुआ है तो इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ है। इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसे तानाशाही, जब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने देश का जो, अगर जिसका सांसदीय जो है निर्वाचन रद्द कर देता है, वो व्यक्ति अगर अपना निर्वाचन वापस करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करके दोबारा आ जाती है, ऐसे तानाशाह व्यक्ति बोलेंगे कि देश का संविधान बदल देंगे, देश का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे लोग बोलने का मार करते हैं। पहला नंबर, इस समय एक मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि इनके सरकार में जो है कि क्या कहते हैं, पेपर बेच दिए जा रहे हैं, पेपर निकाल दिए जा रहे हैं। पेपर तो एक सरकार बचाव करती है, कहीं कहीं अगर लूफ हो गया तो हल्की बातें हैं कि वो हो जाती हैं, चीज़ें चल जाती हैं। और वो व्यक्ति पेपर बचाव की बात कर रहा जो रिजल्ट अपने हाथ से बनाता है। यूपी पीसीएस के रिजल्ट में यहीं पे 2014 में जब रिजल्ट आया तो उसमें जो है 200 लोगों को जो है अपने हाथों से भर दिया गया, एक विशेष जाति के लोगों को। जब ऐसे लोगों को जब खुद जो रिजल्ट जो सरकार बना रही है तो वो पेपर लीक की बात करेगी? नहीं, ऐसे लोग अगर जब बात करेंगे, ऐसे लोग लोकतंत्र की बात करेंगे, ऐसे लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे। जिनके सरकार में वही लोहिया पार्क बनाया गया था, एक विशेष जो है उसको बनाने के लिए, वही पार्क कोविड में पैदल चलने के लिए काम आया, उसको बनाने के लिए, उस पे जब सबको मारने के लिए नहीं बनाया गया, जब जांच कमेटी बैठी तो बड़े बड़े लोग आ गए उसके नीचे, लाखों करोड़ों का घोटाला है,
तो हम विपक्ष से इस समय कोई उम्मीद नहीं करते हैं। फोटो हट गया। और वो केजरीवाल जो विपक्ष का इस समय प्रचार कर रहे हैं, बजाने से थाली बजा के डांस कर करके जो कोरोना भागेगा। विपक्ष का जो सरकार इस समय है, केजरीवाल मुद्दा उठा रहे हैं, 100 करोड़ के घोटाले में फंसे हुए हैं। जो शराब नीति के खिलाफ आया, सत्ता में जो शराब नीति का खिलाफ आया कि मैं शराब को यहाँ से अन्ना हजारे जिस उस आंदोलन के जो मुख्य उठेंगे तो नोट बंद कर देंगे। अन्ना हजारे जिस उस आंदोलन टेंडर नहीं है। सुनिए अन्ना हजारे के आंदोलन नेतृत्व में ये लोग आंदोलन किए। टेंडर नहीं है। अन्ना हजारे के नेतृत्व में ये लोग आंदोलन किए, सरकार बनाए, फिर बाद में अन्ना जी अब दिख नहीं रहे। कहाँ है अन्ना जी? कहाँ है अन्ना? अन्ना कहाँ है? अन्ना एजेंट है, अन्ना बीजेपी के एजेंट है। बिल्कुल आप देख सकते हैं छात्रों का जो फिर से बीजेपी सरकार आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोदी जी तो आप देख सकते हैं कि जो छात्रों के मन की बात है उसमें सभी ने तमाम जो सामयिक मुद्दे हैं वो सामने रखे हैं। छात्र किस राजनीतिक दल को किस नज़र से देख रहे हैं ये भी बताया, अपनी समस्याएं भी बताई हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।